नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे 900 साल लंबे दौर की जिसने समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कहानी है इस बात की कि कैसे सिर्फ एक अकेली टेक्नोलॉजी ने पूरी सभ्यता को एक नया रूप दे दिया। तो आखिर ये जो इतना बड़ा बदलाव था, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है करीब-करीब 1500 ईसा पूर्व से। ये वही वक्त था जब महान हड़प्पा संस्कृति अपने पतन की ओर थी। अब ये जो 900 साल का समय है ना, इसे इतिहासकार असल में दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में देखते हैं। हम पहले देखेंगे कि शुरुआती वैदिक काल की दुनिया कैसी थी और फिर समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये दुनिया बाद के वैदिक काल में आते-आते एकदम ही बदल गई। देखिए, इस पूरे समय के बारे में हमारी जो भी जानकारी है, उसका सबसे बड़ा सोर्स है वेद। वेद मतलब भजनों, प्रार्थनाओं और गहरी फिलोसॉफिकल बातों का एक कमाल का कलेक्शन। और मजे की बात तो ये है कि संस्कृत में वेद शब्द का मतलब ही होता है सबसे ऊंचा ज्ञान। वैसे तो वेद 4 हैं, लेकिन इस कहानी के लिए जो सबसे जरूरी है वो है ऋग्वेद। क्यों? क्योंकि ये सबसे पुराना है और यही हमें उस पहली दुनिया यानी अर्ली वैदिक पीरियड की सबसे साफ तस्वीर दिखाता है। तो फिर चलिए चलते हैं उस पहली दुनिया में, वो दुनिया जो सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती पर बसी थी। आखिर कैसी थी वहां की जिंदगी? जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा मतलब गायें, जी हाँ, पूरी की पूरी इकोनॉमी पशुपालन पर टिकी थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। कोई बढ़ई है, कोई कुम्हार है, कोई बुनकर, सब अपना सामान एक दूसरे से सीधे सीधे बदल लेते थे। अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो समाज कबीलों में बटा था। हर कबीले का एक लीडर होता था, राजा, जिसे राजन कहते थे। लेकिन ये राजन कोई तानाशाह नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी पावर पर कंट्रोल रखने के लिए सभा और समिति जैसी आम लोगों की असेंबलीज होती थी, जहां लोग अपनी बात रख सकते थे। सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखें तो हाँ, ये एक पितृसत्तात्मक समाज था। पर हैरानी की बात यह है कि उस दौर में महिलाओं का स्टेटस काफी ऊंचा था। उन्हें पढ़ने लिखने और आध्यात्मिक विकास के बराबर मौके मिलते थे। बाल विवाह जैसी कोई प्रथा नहीं थी, और तो और अपाला और घोषा जैसी जानी मानी महिला कवयित्रियां भी इसी दौर में हुईं। लेकिन फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ एक खोज, एक सिंगल इनोवेशन ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने इस दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल डाला। और वो गेम चेंजर था लोहा। जैसे ही लोगों ने बड़े पैमाने पर लोहे का इस्तेमाल करना सीख लिया ना, बस समझ लीजिए कि सब कुछ बदल गया। लोहे के नए औजारों ने तरक्की के ऐसे दरवाजे खोल दिए जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसका असर एकदम डोमिनो इफेक्ट जैसा था। सोचिए, लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ होने लगे, फिर लोहे के हलों से खेती के लिए नई नई जमीनें तैयार हुईं, और नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमी का जो मेन फोकस पशुपालन पर था, वो शिफ्ट होकर पूरी तरह एग्रीकल्चर यानी खेती पर आ गया। अब जब इकोनॉमी बदली तो जाहिर है पॉलिटिक्स भी बदलनी ही थी। छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े बड़े राज्य यानी जनपद बनने लगे, और इसके साथ ही राजा की ताकत बेहिसाब बढ़ गई। वो सभा और समिति जो कभी राजा पर लगाम कसती थी, उनका असर अब लगभग खत्म हो चुका था। समाज के ताने बाने में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। समाज अब पहले से कई ज्यादा कठोर और ऊंच नीच वाला हो गया। यही वो दौर था जब वर्ण व्यवस्था यानी समाज को 4 खास वर्गों में बांटने वाला सिस्टम पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा चुका था। और शायद सबसे दुख की बात यह है कि महिलाओं की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आ गया। उनके राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए, बाल विवाह आम बात हो गई, और तो और ऐतरेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में यहां तक लिखा गया कि बेटी दुख का कारण है। सोचिए कितना बड़ा और दुखद बदलाव था ये। धर्म के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए। जहां पहले लोग कुदरती ताकतों जैसे इंद्र और अग्नि की सीधी साधी पूजा करते थे, अब उनकी जगह ले ली थी बहुत मुश्किल और खर्चीले यज्ञ और अनुष्ठानों ने। नए देवता प्रमुख हो गए और इन सबको करवाने वाले पुजारियों का दबदबा काफी बढ़ गया। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो सारे बदलाव थे, ये सिर्फ 600 ईसा पूर्व पर आके खत्म नहीं हो गए, नहीं, बल्कि इन्होंने आने वाली कई सदियों के भारतीय इतिहास की बुनियाद रखी। तो अगर एक नज़र में देखें तो हमने एक ऐसे समाज का सफर देखा जो पहले
आधा खानाबदोश और कबीलों में बटा हुआ था, और बाद में एक जटिल, खेती पर आधारित और बड़े बड़े राज्यों वाली सभ्यता बन गया। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, धर्म, मतलब हर चीज बदल गई। इस दौर ने अपने पीछे दो बहुत बड़ी विरासतें छोड़ीं। एक, वर्ण व्यवस्था, जिसका असर आज भी समाज पर दिखता है, और दूसरा, इन्हीं मुश्किल कर्मकांडों और यज्ञों के रिएक्शन में एक नई सोच का जन्म हुआ, और इसी सोच ने आगे चलकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे महान धर्मों को जन्म दिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे हजारों साल पहले हुए टेक्नोलॉजी और समाज के बदलाव आज भी हमारी पहचान और हमारे समाज के ढांचे को तय कर रहे हैं।